कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ाती। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, उनको चुनाव मैदान में उतारकर जिताएगी, मंत्री बनाएगी, सब होगा। पसमानदा सम्मेलन की कोशिश करी, वो फ्लॉप रहा। उसके बाद सूफी सम्मेलन की कोशिश करी, वो फ्लॉप रहा। और अब मुस्लिम महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी वो नाकाम होंगे। देखिए, फ्लॉप का सेहरा सिर्फ कांग्रेस को जाता है। जहां 500 सालों तक कुरान पढ़ी जाती थी, अब वो जगह मुसलमानों के हाथ में नहीं है। साहब भी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आरएसएस का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठान के दिन यानी 22 जनवरी को सभी मस्जिदों में राम नाम जाप होना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सुनहरी मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसे भी गिराने की तैयारी चल रही है। नहीं हटाएंगे, ऐसी क्या मजबूरी है। ईसाई धर्म अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसमें सरकार को लेकर विश्वास की कमी है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरे भारत की जनता की पार्टी है। क्या ये मुसलमानों का मानना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो किसी दूसरी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, ये डर मुसलमानों के दिल से निकल चुका है? डर निकल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अब आजमाया है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। देश का संविधान सर्वोपरि है। जो आउटरीच कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों का उन प्रदेशों के मतदाताओं पर असर पड़ेगा। उन राज्यों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का फोकस मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों पर ज़्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है वो गरीब कल्याण पर है। मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया मोदी भाईजान इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। ऐसा भाई मिला है जो हमारा ख्याल कर रहा है, क्यों ना उसका धन्यवाद किया जाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। जमाल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है। जो विपक्ष है वो भी इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। और उस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए आप और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें लेकर करती है। तो हम बिंदुवार तरीके से कोशिश करेंगे कि तमाम सवालों के जवाब आज खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुँचे कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है, जनता के बीच में जाती रही है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईसाई धर्म अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसमें सरकार को लेकर विश्वास की कमी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नाम है, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे भारत की जनता की पार्टी है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसका किसी के पास कॉपीराइट नहीं है। जो जितना करीब आता है उसको भारतीय जनता पार्टी उतनी अपनी लगती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी धर्म का भेद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कभी जात का भेद नहीं है, रंग का भेद नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक पार्टी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं पक्का कट्टर मुसलमान हूँ। जो क्रिश्चियन है वो पक्का क्रिश्चियन है, जो हिंदू है वो पक्का कट्टर हिंदू है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि धर्म अगर है तो ही हमारा संतुलन रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि देश में पहली एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के वसूलों पर चलने वाली पार्टी है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का दुश्मन है, तो विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं आरोप लगाने के अलावा। मुस्लिम्स पर हम आएंगे उससे पहले, क्योंकि शुरुआत हमने क्रिश्चियंस को लेकर करी है, ईसाइयों को लेकर करी है, तो वहाँ से बातचीत कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में ईसाइयों का विरोध होता तो आपने देखा कि जॉन बारला जी अभी अल्पसंख्यक के मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर ईसाइयों का विरोध होता
तो अभी प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री आवास पर जो अभी क्रिसमस गया है उसमें उन्होंने क्रिसमस मनाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो चर्च में गए, उनको सबको बधाई दी। पूरे प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो क्रिसमस में शामिल हुए। मैं भी कोचीन में था, मैं सपरिवार गया था। तो सवाल ये उठता है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं और ये भी दूर की कौड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी फलाह की दुश्मन है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आजमा लिया है। अब तो कम से कम विपक्ष को कुछ और लाना चाहिए। रहा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है जैसा आपने कहा, आप देखेंगे तो कांग्रेस को बनाने में मुसलमान का कोई योगदान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बनी 6 अप्रैल 1980 को, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया? अगर आप उस इतिहास को देखेंगे तो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे मोहम्मद करीम छागला। जब 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के दादर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जहां श्री स्वर्गीय अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और कमल खिला। उस भारतीय जनता पार्टी में जो पहली टीम बनी, जो संस्थापक प्रमुख संस्थापक थे, उसमें स्वर्गीय अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्त जो दिल्ली के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। लेकिन उन्होंने उस वक्त महसूस कर लिया था कि कांग्रेस एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे असर कर रहा है, हमारे कौम को समाप्त कर देगा। तब उन्होंने कांग्रेस को तलाक देकर और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम तो स्थापना से हैं। आप ये बता रहे हैं कि स्थापना के दिन से ही मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा है और वहाँ पर उसे वो रेस्पेक्ट, वो इज़्ज़त मिली है जो मिलनी चाहिए। मैं मुस्लिम समाज पर आऊँगा उससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की। ये सच है कि जेपी नड्डा साहब, हमने देखा दिल्ली में चर्च में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने ईसा मसीह के लिए बहुत कुछ कहा भी, बताया, प्रेरणा स्रोत हैं वो, और बहुत सारे बातें वहाँ पर बताई। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने आवास पर क्रिसमस के दौरान एक वहाँ पर भव्य आयोजन किया, वहाँ पर सारे लोग मौजूद रहे। क्या हम इसे चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं कि भाई ईसाइयों को भी भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है कि वोट बैंक है? ईसाई साउथ में बहुत बड़ा वोट बैंक है, नॉर्थ में हम जाते हैं वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है। चुनाव को देखते हुए क्या समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है? इस सब आयोजन को हम उससे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर वोट के लिए काम करती तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में और बहुमत से आने में इतना समय नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमें वोट की चिंता नहीं करनी है, हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ, हम राजनीतिक दल हैं, हमें सत्ता में आने के लिए वोट चाहिए और सत्ता में इसलिए हमें आना है क्योंकि हमें सेवा करनी है, सत्ता में आके मलाई नहीं खानी है। लेकिन हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हम तुष्टीकरण के लिए नहीं, हम संतुष्टिकरण के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल को दोबारा से रिफ्रेम कर देता हूँ। ये तो आप मानेंगे कि पूर्वोत्तर में एक बड़ा वोट बैंक है और ख़ासतौर से अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पर ये बड़ा वोट बैंक है। तो क्या ये जो आउटरीच कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों का उन प्रदेशों के मतदाताओं पर असर पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो केरल हो, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, पूरे भारत से जोड़ने का काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पहले जो नॉर्थ ईस्ट था कटा हुआ था, वहाँ के लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था हमारे यहाँ। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई यहाँ दिल्ली में आते थे, बाकी राज्यों में जाते थे, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। ये सारे विकास के काम जो आप देख रहे हैं, जो एक सद्भावना पैदा हुई है, जो बॉन्ड आया है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का है। ये जो हम जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम आउटरीच कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। क्योंकि भारत जब सभी राज्यों में खुशहाल नागरिक देगा, जब भारत के सभी नागरिक देश के विकास के लिए काम करेंगे, तो देश हमारा विकसित राज्य बनेगा, हम सुपर पावर बनेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी के लिए काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन में भी आपकी दिक्कत आ रही है, खबरें इस तरह की हैं।
खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के बासित अली और आपके बीच में चीज़ें कुछ ठीक नहीं हैं। आपने चिट्ठी तक लिखी भूपेंद्र चौधरी को कि भी इन्हें हटाया जाए, इनका जो व्यवहार है वो अशोभनीय है। ये बहुत छोटी बातें हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि आपका वर्जन जनता के बीच में चला जाए, क्योंकि बातचीत ऐसा कोई जो है मुद्दा आया नहीं था। अब किसने कहाँ चिट्ठी लिख दी मुझे नहीं पता। बासित अली अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा काफ़ी मजबूत हुआ है। केंद्र से जितनी भी स्कीमें गई हैं वहाँ पर, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो चाहे संगठन काम हो, बासित अली ने बहुत मजबूती से काम किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बासित अली। ऐसा कोई नहीं है। लोग जो विपक्ष है वो हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई उल जलूल अफवाहें निकाल कर हमें भ्रमित करने का काम करता है, क्योंकि कांग्रेस सपा बसपा की एक नीति है, जब किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो उसको कन्फ्यूज कर दो। लेकिन अब वो नहीं होगा, ये दूर की कौड़ी होगी। पहले होता था जब संवाद नहीं था, पहले होता था जब इतने सारे माध्यम नहीं थे संवाद के। अब तो फटाफट लोगों से पता चल जाता है। मुझे लगता है विपक्ष को और होमवर्क करना चाहिए। और मैं तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको संदेश देते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं, वही मैं विपक्ष को कहूँगा, क्योंकि वो भी देश के लिए काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। मेहनत करो, लोगों के बीच में जाओ, उनके सुख दुख में शामिल हो। ये ऐसे षड्यंत्र करके कुछ नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो तो योजना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो समीकरण बिठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के अलायंस बनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन वोटों पर तो हमारा हक है, अगर हमें वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। देखिए, उनमें यही तो कमी है कि वोट के लिए काम करते हैं। और ये दगे कारतूस फ्यूज बल्ब जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनको जनता ने बहुत मौका दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका नहीं दिया था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यही लोग थे, लेकिन क्या किए? आज एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें भारत गर्व कर सके। ये अब देख रहे हैं कि सत्ता से जा रहे, इनकी पार्टी जो है सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। इनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां ख़त्म हो रही हैं। अब जनता का राज आ रहा है। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई गरीब आदमी जो है मंत्री बन रहा है। तो ये जो जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था, जिसके लिए वो अपने आप को कुर्बान किए, लोग शहीद हुए आज़ादी के जंग में, और जब हमें आज़ादी मिली तो मुझे तो लगता है कि आज़ादी का जो एक स्वरूप होना चाहिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब लोग दिख रहे हैं कि जब एक आम आदमी सत्ता के शिखर पर पहुंच रहा है। यूपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, 2024 का चुनाव सामने है। यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और 80 में से 65 लोकसभा की सीटों पर एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी मित्र के नाम से। ये मोदी मित्र अभियान क्या है? ये देश भर के 65 लोकसभा की सीटों पर जहाँ पे अल्पसंख्यक की आबादी ज़्यादा है, उन पर हम काम कर रहे हैं। और अभी तो हम उस काम को कंप्लीट भी कर लिए। लगभग 3 लाख के आसपास मोदी मित्र बन चुके हैं। और इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने बहुत सराहा है और उन्हें हमें आदेश दिया है कि अब ये मोदी मित्र अभियान देश भर में होना चाहिए। तो अब देश भर में हम सभी लोकसभाओं में इस कार्य को लेकर जा रहे हैं। और ये जो मोदी मित्र अभियान हमने शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे, जिस प्रकार से बिना छुट्टी लिए देश के लिए काम कर रहे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आ सकते। वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन अपना समर्थन, अपनी दुआएं वो पार्टी को देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने चर्चा किया, माननीय नड्डा जी से हमने आज्ञा लेकर, जो लोग प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री का मित्र बना रहे हैं हम लोग। ये अभियान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसकी जो शुरुआत करी गई वो देवबंद में 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों के द्वारा शुरुआत करी गई और उसके साथ ही जो मोदी जी से प्रभावित हैं वो 150 मुस्लिम वहाँ पर चुने गए और उन्हें सर्टिफिकेट देकर ये शुरुआत करी गई। तो इसकी शुरुआत को किस तरीके से लें हम? देवबंद भी एक शहर है प्रदेश का, क्योंकि देवबंद दिल्ली से करीब है
और वहाँ हमारी जो व्यवस्था है पहले हो गई। कुंवर बासित अली जी ने वहाँ पर पहला कार्यक्रम लगाया, बस वो इत्तेफाक था। ऐसा कोई देवबंद को जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा बसपा ने बदनाम किया, ऐसा तो वहाँ कुछ नहीं है। तो हमने वहाँ पर जो हमारे मित्र हैं, जो मोदी मित्र बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी को सहयोग करना चाहते हैं, वो सरकार की योजनाओं को अपने समाज में लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमने मोदी मित्र बनाया और उनको हमने एक प्रमाण पत्र भी दिए। मैं इस सवाल को रिफ्रेम करके दोबारा से पूछ लेता हूँ, उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी सवाल समझने में और जवाब देने में। सवाल मेरा ये था कि बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति से फोकस हटाकर मुस्लिमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, इसे किस ओर इशारा समझा जाए? देखिए, ये जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गरीब कल्याण के लिए। 1951 में जब जनसंघ बना तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नारा दिया वो अंत्योदय था। ऐसा व्यक्ति जो समाज में सबसे पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसको सताया जा रहा है, उसके लिए हम काम करेंगे, इस उद्देश्य से जनसंघ बना। और जनसंघ का ही दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी है। तो उद्देश्य तो हमारा शुरू से है ये, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए न्याय, गरीब कल्याण, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब अपनी सुविधा के लिए लोग लगा रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि लाभार्थी मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि जो पिछले सरकारें थी सपा बसपा कांग्रेस की, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इसी वजह थी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है। और चूँकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो गरीब कल्याण को समर्पित है, तो जब गरीब कल्याण के लिए हम काम करें तो गरीब सबसे ज़्यादा मुसलमान है, तो लाभार्थी रहेगा। लेकिन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ लेकर चलने का प्रयास शुरू से किया है और वो अब धरातल पर दिख भी रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का फोकस मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों पर ज़्यादा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं उसके लाभार्थी भी वही लोग ज़्यादा हैं। मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है वो गरीब कल्याण पर है। और ये इत्तेफाक है कि मुसलमानों में भी जो पसमानदा समाज है वो आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि सरकारों ने उनका वोट तो लिया, लेकिन जो मुसलमानों में भी अपर कास्ट है उन्हीं का फ़ायदा हुआ। वही सरकार में रहे, वही संगठन में रहे, कांग्रेस सपा बसपा के, तो उन तक जो पसमानदा भाई हमारा है उन तक ना सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंच सका, ना वो संगठन से जुड़कर राजनीति में आगे आ सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण कार्यक्रम है उसमें उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया मोदी भाईजान इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के लिए काम नहीं कर रही है। ये जो हमारी बहनें हैं जिनको लाभ मिला है, जिनका पति आता था गुस्से में रोटी जल जाने पर 3 तलाक बोलकर घर से बाहर कर देता था, उस पर प्रधानमंत्री ने रोक लगाया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पत्नी को 3 तलाक देकर बाहर कर देगी। पत्नी थाने जाएगी, थानेदार आएगा, डंडा मार के उसको ट्रैक कर देगा। तो ये तो लाभ बहनों को हुआ है। जो एक लटकती हुई तलवार थी उससे छुटकारा मिला है, वो तो शुक्रिया कहेंगे। अभी जो बहनें अकेली हज पर जाती थी, देखिए कितना बड़ा ये अजीब मामला है कि हज जहाँ होता है मक्का और मदीने में, वहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है, वहाँ की जो सरकार है, वो कहती है आप 45 साल के ऊपर की अगर बहन है तो अकेले आ सकती हैं, बिना महरम के आपको इजाज़त है हज करने का। लेकिन भारत से लोग भेज नहीं देते। अगर कोई गरीब बहन ने पैसा इकट्ठा किया है तो उसको अपने भाई को, अपने महरम को, किसी को साथ लेकर जाना पड़ता था, यानी एक बहन को 2 हज का खर्चा करना पड़ता था। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। तो वो बहन तो शुक्रिया अदा करेगी। आवास योजना में बहनों को फ़ायदा मिल रहा है, मुद्रा योजना में बहनों को बहुत सारे जो है इनकम के सोर्स जनरेट हुए हैं, लोन मिले हैं। उजाला योजना में गैस सिलेंडर मिले हैं। किसान सम्मान निधि में बहनों को भी फ़ायदा हुआ है। तो जो सरकार की योजनाओं का बहनों को फ़ायदा हुआ है, उसके लिए सारी बहनों ने प्लान किया कि क्यों ना हमारे भाई को एक ऐसा भाई मिला है जो हमारा ख्याल कर रहा है, क्यों ना उसका धन्यवाद किया जाए। अब उनकी जो सोच थी उसको हमने एक साथ एक सूत्र में लाने का काम किया। हमारी जो सारी बहनें खुद से आती हैं, वो कोई सभी संगठन की बहनें नहीं हैं, आम जनता भी खुद से आती है और वो जो है चिट्ठी बनाती है और डीएम के पास जाकर उसको जो है हैंड ओवर करती है और वो डीएम प्रधानमंत्री तक भेजता है। आप तमाम योजनाएं और तमाम फायदे गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं
उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन की कोशिश करी, वो फ्लॉप रहा। उसके बाद सूफी सम्मेलन की कोशिश करी, वो फ्लॉप रहा। और अब मुस्लिम महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी वो नाकाम होंगे। देखिए, फ्लॉप का सेहरा सिर्फ कांग्रेस को जाता है, और इमरान भाई को मुशायरे से फुर्सत मिले तब देख पाएंगे। वो क्यों नहीं कर लिए? वो कांग्रेस जिसका कोर वोटर मुसलमान है, कांग्रेस जिसका कोर वोटर सूफी है, आज कितने बुरे हाल में है। आप दरगाहों पे जाएं, मज़ारों पे जाएं, वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ कोई इंतजामिया कमेटी नहीं है, और एक मज़ार पर 4-4 कमेटियाँ बनी हुई, झगड़े हुए हैं। कभी उन्होंने सुलझाने की कोशिश किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आदेश किया कि सूफियों को जोड़ो, सूफियों के हाल के पूछो, क्योंकि सूफी वो होते हैं जो देश में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने वाले लोग होते हैं। वो जुड़ेंगे तो देश मजबूत होगा। हम सूफियों के पास जा रहे, हम मिल रहे, हम उनको कोई वोट बैंक नहीं समझ रहे, हम उनको पार्टी में शामिल नहीं कर रहे, हम उनको उनके दुख दर्द को समझकर उसको दूर करने का काम कर रहे। और ये जो अफवाह है कि फेल हो गया, हमने ऐसा कोई सम्मेलन किया नहीं अभी तक, और जिस दिन करेंगे उस दिन इंशाल्लाह कामयाब होगा। राम मंदिर को लेकर हर तरफ चर्चा है और एक भव्य राम मंदिर लगभग बन चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। लेकिन ओवैसी साहब का बयान एक सामने आया, उन्होंने ये कहा कि जहाँ 500 सालों तक कुरान पढ़ी जाती थी, अब वो जगह मुसलमानों के हाथ में नहीं है। आने वाले समय में और ज़्यादा एकजुट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 3-4 और ऐसी जगह इन्होंने चिन्हित करी हुई है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए, अवैसी साहब की दुकान इसी पे है, और ये मैं तो ये हमेशा मानता हूँ और कहता हूँ कि अवैसी साहब जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं। जिस प्रकार जिन्ना ने देश को तोड़ा था सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, उसी प्रकार से अवैसी साहब भी देश को तोड़ने का काम कर रहे, एक नाकाम प्रयास कर रहे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी बात पर कोई नहीं आने वाला, और अभी तक नहीं आए। उनके दादा ने पार्टी बनाई थी, उनके वालिद साहब ने कोशिश किया, अब ये कोशिश कर रहे। वो हैदराबाद से बाहर नहीं आ पा रहे। अगर गलती से कोई गुमराह होकर आ भी रहा है तो वापस चला जा रहा है। आप देखिए, बिहार में जो विधायक 5 जीत के आए थे सब भाग गए। महाराष्ट्र में एक सांसद जीत के आए थे, क्या हालत है उनकी। जो विधायक जीत के आए थे मुंबई से, वो हार गए। तो उनको कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। इस देश का जो DNA है वो प्यार है। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता है, और इस देश को हिंदू मुसलमान से कोई अलग नहीं कर सकता। जब जिन्ना नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। और अगर कोई ये कह रहा है कि हम विरोध करेंगे राम मंदिर का, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो कानून का, देश के कानून का और संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है। जब ये बात तय हो गई कि यहाँ पर ये जगह हिंदू भाइयों को दी जाएगी और 5 एकड़ जगह मुसलमान भाइयों को दी जाएगी, तो अपने 5 एकड़ में क्यों नहीं काम कर रहे हैं अवैसी जी जाकर। क्योंकि वो चाहते ही नहीं मंदिर वहाँ मस्जिद बने, वो चाहते हैं ये मंदिर मस्जिद का मसला उलझा रहे। मैं तो देश भर के साथियों से ये अपील करूँगा कि हमें 22 जनवरी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें 22 जनवरी को लोगों का स्वागत करना चाहिए, और इससे मुसलमानों को भी फ़ायदा है। आज जो है अयोध्या में और अयोध्या के आसपास बहुत मुस्लिम लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो विदेश से लोग आएंगे उसका फ़ायदा होगा। वो लखनऊ में उतरेंगे, लखनऊ से टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेकर जो है अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में खाना खाएंगे, वहाँ रहेंगे। तो ये जो मोबिलाइजेशन होगा, तो सीधा अयोध्या, जो ये पर्यटन आएगा, अयोध्या में उतरेंगे तो टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेंगे तो कहीं खाना खाएंगे, कहीं चाय पियेंगे, कहीं कोई ना कोई काम करेंगे, कपड़े धुलवाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वो अयोध्या जिसको अभी तक विकास दिखा नहीं था, जो अयोध्या दुनिया में सबसे बड़ा शहर है जहां आस्था जुड़ी हुई है, कांग्रेस अपने शासनकाल में वहां विकास की एक ईंट नहीं रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक विकास का काम किया, आस्था के साथ साथ देश का विकास भी हुआ। ये तो मोदी जी ने भी, अभी मोदी जी गए थे वहाँ पर और उन्होंने ये कहा कि अब अयोध्या वासियों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अब देश और दुनिया से यहाँ पर लोग आएंगे तो उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, और इसका जो एग्जाम्पल है वो काशी कॉरिडोर में दिखा। वहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहाँ व्यापार बढ़ रहा है, वहाँ रोजगार बढ़ रहा है, वहाँ उस पूरे क्षेत्र में उसका असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि काशी कॉरिडोर हो या अयोध्या का राम मंदिर हो, ये आस्था के साथ साथ देश के विकास से भी जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और जितने भी लोगों ने इस काम में सहयोग किया है, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ
और मैं तो ये कहता हूँ कि देश के हर मुसलमान को इसका स्वागत करना चाहिए। आपने आस्था की बात करी तो मुझे एक बयान याद आ गया आरएसएस का, अभी हाल ही में इंद्रेश कुमार जी का, यानी मैं सीधे कहूँ तो आरएसएस का एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठान के दिन यानी 22 जनवरी को सभी मस्जिदों में राम नाम जाप होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये आरएसएस का बयान नहीं है, इंद्रेश कुमार जी का बयान है। इंद्रेश कुमार जी का अपना एक सोच है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमें राम नाम, हमारे लिए राम आस्था के विषय है, हमारे लिए राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इकबाल ने भी कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हम अहले वतन उनको मानते ही माए में हिंद। हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन हम मस्जिदों में, दरगाहों में राम नाम क्यों जपेंगे? हम अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अदा करेंगे। तो ये जो कुछ बातें ऐसी है जो लोग भावनाओं में कह देते हैं, इससे उनकी भावना दिखती है, लेकिन इसका कोई उद्देश्य गलत नहीं है। आरएसएस का बयान नहीं है, इंद्रेश जी का बयान है, उनको लगा ऐसा होना चाहिए, वो प्यार में बोल गए। लेकिन मुझे लगता है किसी को राम नाम जपने की मस्जिदों में जाकर और दरगाहों में जाकर जरूरत नहीं है। हाँ, हम उसका स्वागत करेंगे, हम आभार प्रकट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, और सभी हिंदू भाइयों का हम बधाई देंगे कि इतना बड़ा राम मंदिर बना है। अच्छा, मैं एक सीधा एक आपसे सवाल पूछ लेता हूं। 2024 का चुनाव सामने है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। 2024 में आपने कोई लक्ष्य रखा है कि कितने % मुस्लिम अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? इसके अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? कुछ सोचा है, कोई रणनीति तैयार करी? नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने हमें वोट का लक्ष्य नहीं दिया है। हमें लक्ष्य दिया है कि विकास का काम कहाँ तक पहुँचा है, उससे ज़्यादा कहाँ तक पहुँच सकता है। हम सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सबका योगदान मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसमें हम सब सहयोगी बने, इसके लिए बात करें। वोट तो जिसको जहाँ पसंद आए वो दे, वोट उनके आस्था के विषय है। हम वोट का टारगेट लेकर काम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती है केंद्र में, तीसरे बार भी इंशाल्लाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हाँ, समाज का विकास हो, समाज का हर आदमी समृद्धि हो, उसको स्वास्थ्य की चिंता हो, उसका शिक्षा अच्छा हो, उसको रोजगार मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें करने की आदेश मिले हैं। हम उसको करने की कोशिश करें। बाकी वोट तो उनकी आस्था के विषय, जहाँ चाहें। चलिए, आप तो वोट की तो आप बात नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष एक और आरोप लगाता है और ये मीडिया में भी चर्चा का विषय रहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ाती। क्या 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुसलमान को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और इसकी चिंता हमारे पार्टी की भी रहती है। हमारे पार्टी में कई बार माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, JP नड्डा जी ने भी कहा है, और वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि योजनाओं के माध्यम से हम आर्थिक विकास तो कर देंगे, योजनाओं के माध्यम से हम शिक्षा में तो उनको आगे ला लेंगे, लेकिन जो राजनीतिक पिछड़ापन होता जा रहा है, आज आप देखेंगे तो राजनीति में मुसलमान बहुत पिछड़ गया है। इसका पिछड़ापन अगर दूर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों को शामिल होना चाहिए। ऐसे लोग जो राजनीति में काम कर रहे, ऐसे लोग जिनके साथ जनता जुड़ी हुई है, ऐसे लोग जो चुनाव लड़ने में माहिर हैं, ऐसे लोगों को अब सपा बसपा कांग्रेस के द्वार से हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करिए, उनको चुनाव मैदान में उतारकर जिताएगी, मंत्री बनाएगी, सब होगा। लेकिन अब चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप विधायक जो है कांग्रेस से बन रहे, क्या विकास होगा? आप आएंगे जब कोई 30 दिन मेहनत करता है, नौकरी करता है, तब उसको पेमेंट मिलता है। अन्यथा अनुदान में जो पैसे मिलते हैं सरकार के, जो सबको दिए जाते हैं, वो मिलते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देखें हैदराबाद में क्या हुआ, तेलंगाना में एक भी मुसलमान जीता, चाहे कांग्रेस से देख लें, आज वहाँ कोई मंत्री नहीं है। 7 विधायक मुसलमानों ने अवैसी जैसे पार्टी को दे दिया जो 5 साल दलाली करेंगे। तो मुसलमान समाज को भी सोचना चाहिए, मुसलमान समाज को जो भी राजनीति में अब अच्छी सोच, दिमाग से काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मुसलमान बहुत भावुक कौम है, वो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि रिश्तेदारी में, दोस्ती में दिल लगाओ, दिल से सोचो, लेकिन राजनीति करनी है तो दिमाग से सोचो। दिमाग से सोचोगे तो आगे आओगे। आपने दिल की बात करी तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। दिल की क्योंकि आपने बात करी, तो दिल में एक डर
ऐसा बताया जाता है, चर्चा में रहता है, दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों के दिल में एक डर है। विपक्ष भी जब वोट मांगने जाता है चुनाव के दौरान तो वो दबी ज़बान से या खुली ज़बान से ये कहता है कि भाई फलाना पार्टी को वोट दे दो, विपक्ष को वोट दे दो। अगर मैं सीधा बोलूं, अगर इस पार्टी को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये चर्चा में भी रहता है। जब मुस्लिम इलाकों में आप जाते हैं तो वहाँ पर जब बातचीत होती है तो ये चर्चा में रहता है कि वो व्यक्ति या वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है तो उस पार्टी को वोट दे दो, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो जीत जाएगी। क्या ये मुसलमानों का मानना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो किसी दूसरी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, ये डर मुसलमानों के दिल से निकल चुका है या आप निकाल पाएंगे 2024 से पहले? नहीं, मुझे लगता है निकल गया है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा आदमी जीतना चाहिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी और पार्टी से हो। आप राजस्थान के चुनाव में देखें, कई सारे ऐसे, आप कामा देखें राजस्थान का, जहाँ से एक हमारी बहन विधायक बनी है, वहाँ 60% मुसलमान है, लेकिन उन्होंने उनको जिताया। तो अब ये डर निकल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अब आजमाया है। और जब इतिहास को टटोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करें। हाँ, एक जहर लोगों ने घोल के रखा था, एक गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में पैदा करके थी, एक झूठ बोल कर रखा था, जिसके वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी से डरते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो डर खत्म हो गया है और जब भी मौका मिला है, आज आप कानून देखें, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मॉब लिंचिंग ज़्यादा होता है। हालांकि दंगा और दंगाइयों का इतिहास कांग्रेस सपा का रहा है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए तब से कोई दंगे नहीं हुए, दंगा ख़त्म सा हो गया। लेकिन फिर भी जब मॉब लिंचिंग पे कानून बनाया तो मरसिया गाने वाले, छाती पीट के रोने वाले कौन थे? कांग्रेस सपा बसपा थे। क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम दंगाई थे, तुम लिंचिंग करवाते थे और मुसलमान को डराते थे कि ये लिंचिंग बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सख्त कदम भी बीजेपी उठा रही है और जिससे जो विपक्ष है वो बेनकाब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब लोग जिस पार्टी की तलाश में थे, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो पार्टी बीजेपी हर मामले में उनके पैमाने पर खरी उतर रही है और काफ़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आगे वो वोट भी देंगे। एक आखिर में सवाल और एक, क्योंकि ये ताज़ा विवाद है, सुनहरी मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि उसे भी गिराने की तैयारी चल रही है। इसके बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है इसे लेकर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखिए तो जब काशी कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिरों को शिफ्ट किया गया। आप हज पे गए होंगे, उमरा पे गए होंगे, आप जाकर देखें मक्के में, आप मदीने में देखें, जब मस्जिद नबवी को एक्सपांशन मिला तो बहुत सारे मस्जिदों को शहीद करके उनको शिफ्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो शिफ्टिंग है वो इस्लाम में है और अच्छे काम के लिए, देश के लिए, भाईचारा एकता के लिए ये शिफ्टिंग करनी चाहिए। और इस्लाम का आड़ लेकर जो लोग जहर घोलने का काम करे, जो लोग नफरत फैलाने का काम करे, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करे, उनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर लगता है शिफ्टिंग की जरूरत है सुनहरी मस्जिद को तो करनी चाहिए, जगह सरकार देनी चाहिए। हाँ, जगह सरकार से जगह की मांग करनी चाहिए, सरकार से उसका डेवलपमेंट अच्छा हो उसकी मांग करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं हटाएंगे ऐसी क्या मजबूरी है? यानी ये बात है, इस बात में सच्चाई है कि सुनहरी मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी? सुनहरी मस्जिद नहीं, मैं हर मस्जिद के लिए कहता हूँ कि अगर देश से बड़ा कुछ नहीं है। छोटा सा सवाल और है, उस पर भी आपकी राय हो जाए क्योंकि महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है, मुझे ताज्जुब होता है कि जो हमारे लोग हैं वो पढ़ते कम हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री ज़्यादा सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा जो ग्रंथ है वो संविधान है और संविधान सेकुलर है। तो भारत सबका है, भारत सबका रहेगा और भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को मजबूती मिले, सब सुरक्षित हो, उसके लिए काम कर रही है। बाकी किसी की गुमराहियत पे आने की जरूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री ने कुछ कह नहीं सकते। जब उन्होंने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है, हमें संविधान को मानना चाहिए, संविधान के पर हमें आस्था रखनी चाहिए और उसको बचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। सिद्दीकी जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर से अल्पसंख्यकों को विकास के लिए क्या कार्य कर रही है और क्या योजनाएं चला रही है और आने वाले समय में 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारी चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।